जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज से हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेट के पेपर हुए हैं उनका हम आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कराएंगे। जीएस का पूरा सेक्शन कराएंगे। उसके बाद आपका मैथ, ग्राफ, हिंदी, इंग्लिश यानी जितना पूरा सेक्शन है हम आपको पूरा सेक्शन पीवाईक्यू कराएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का सेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में हमारा 5 नंबर का आता है। अगर इसकी सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस हमने आपको बता चुके हैं कि सिलेबस का क्या क्या है। पेट का एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो आपका भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री से आपका 5 नंबर का आना है। देन उसके बाद आपका नेशनल मूवमेंट से आपका 5 नंबर का आना है। नेशनल मूवमेंट से कितने का आया? 5 नंबर का आना है। देन उसके बाद आपका जियोग्राफी से भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। देन उसके बाद आपका भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक्स से भी आपका 5 नंबर का आना है। उसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी आपका कितने नंबर का आना है? 5 नंबर का आना है। यानी कि जितना जीएस का पूरा सेक्शन, हर सेक्शन से 5-5 नंबर का आना है। जनरल साइंस 5 नंबर। इसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथ, ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। देन उसके बाद आपका सामान्य हिंदी, ये भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर की है। फिर जर्नल इंग्लिश 5 नंबर का। देन उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 नंबर का आपका है। उसके बाद करंट अफेयर, ये आपका 10 नंबर का आना है। करंट अफेयर आपका भूमिका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्या है? करंट अफेयर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा। फिर आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, अर्थात जीके का। जीके आपके 10 टॉपिक हैं, लगभग 10-12 टॉपिक। उसके बाद आपका अपठित हिंदी गद्यांश, ये आपका 10 नंबर का आना है। और ग्राफ की व्याख्या, ये आपका मैथ का पोर्शन है, 10 नंबर का, यानी 2 ग्राफ आना है। यहाँ से भी तालिका के 2 ग्राफ आना है। इस हिसाब से आपका क्या हो रहा है, पूरा 100 नंबर का पेपर बन रहा है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग स्टार्ट करने से पहले हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप अपने दोस्त तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का सेक्शन। तो इतिहास में देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा ये पेट के ही क्वेश्चन है और पेट के अकॉर्डिंग हम आपको क्लास भी कंटिन्यू आपको मंडे से क्लास कराएंगे जीएस की। अभी हिंदी क्लास हमारी अपलोड होना शुरू हो गई हैं और मंडे से आपको जीएस की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले पीवाईक्यू देख लेते हैं हम लोग, तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो उस हिसाब से हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे मंडे से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित है? तो आपका लोथल, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, कालीगंगा। इसमें से आपका जो धौलावीरा है ये आपका गुजरात में स्थित है। ये आपका क्या है? 3 भागों में डिवाइड है। और मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सभी आपका 2 भागों में डिवाइड है। एक क्या है? अपर भाग, एक निचला भाग। किसका? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का। लेकिन धौलावीरा आपका 3 भागों में डिवाइड है। किला हो गया, मध्यनगर एंड निचला भाग। धौलावीरा है कहाँ पर? ये गुजरात के कच्छ पर है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पा संस्कृत की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मोहर और टेराकोटा उसमें किस जानवर को दर्शाया गया है। तो इसमें बाघ को दर्शाया गया है, गैंडा को दर्शाया गया, हाथी को दर्शाया गया है। लेकिन इसमें आपका क्या है? गाय को नहीं दर्शाया गया, अर्थात गाय को चित्रण इसमें नहीं है। किसमें? मोहर में आपका। इसमें एक सींग वाला सांड है, गैंडा है, बाघ है, हाथी है, जंगली भैंसा है, बकरा है। इस तरह के आदि पशु को चित्रांकन किया गया है, लेकिन आपको गाय का कहीं पर आपका नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन आते हैं, मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। क्या होता है इसका? मृतकों का टीला। जो सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो से तात्पर्य क्या है इसका? इसका तात्पर्य है मृतकों का टीला से संबंधित वर्ड है ये। और यहीं पर ही आपको क्या स्नाना कुंड मिला हुआ है और अन्नगार भी मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो आपने मूवी देखा होगा, तो ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में पूछ रहा है? सिंधु घाटी। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। क्या पूछ रहा? सत्य पूछ रहा, तो ध्यान करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। फिर क्या कह रहा? उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया है। तो उन्होंने लकड़ी के बक्से में नहीं करते थे, वो लोग पूरा एक वो बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में भरते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। तो ये आपका सी नंबर कुछ हद तक सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल आपका गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर गलत हो जाएगा। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्ली और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। कुत्ते तथा बिल्लियाँ तो पालते थे, लेकिन घोड़े के पालने का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। ये लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? किसकी बात कर रहा? हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई करने वाले कौन है? तो लोथल की खुदाई करने वाले आपका एस.आर. राव हैं। कौन है? एस.आर. राव है। और ये कहाँ पर है? ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। क्या? लोथल आपका कहाँ पर है? ये आपका भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और इसको एस.आर. राव के द्वारा ये उत्खनन किया गया था, यानी खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहाँ मिला है? किसकी बात कर रहा है? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियां का अवशेष कहाँ मिला है? घोड़े के अस्थियां तो मिली हुई, लेकिन घोड़े के कोई पालतू जानवर बनाने यानी पालतू पशु बनाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ। ये कहाँ पर मिला हुआ है? इस सुरकोटदा में मिला है। कहाँ? सुरकोटदा में। और सुरकोटदा है कहाँ? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहाँ से घोड़े के अस्थियां तथा कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और सुरकोटदा की खोज किसने की थी? ये 1964 में जेपी जोशी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? किसकी वजह? सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है। तो रोपड़ है आपका, कालीबंगा है, लोथल है, लेकिन आपका पाटलिपुत्र ये आपका संबंधित नहीं, क्योंकि ये आपके महाजनपद से संबंधित है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सभी सिंधु घाटी से संबंधित हैं। जितने आपके क्वेश्चन आए हुए थे किसके? ये आपके सभी किसके थे? सिंधु घाटी सभ्यता थे। पेट में आए हुए PYQ जितने क्वेश्चन हैं सभी किसके हैं? पेट के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे। मंडे से आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपको हिंदी क्लास स्टार्ट हो गई मिल रहा है आपको। वीक में 3 दिन हिंदी क्लास मिलेगी। अभी फिलहाल कुछ दिनों बाद आपको वीक में 5 दिन क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो वैदिक में हमारा क्या है? उपनयन। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ये आपका कब आया था? ये गन्ना पर्यवेक्षक का क्वेश्चन है आपका। तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। तो जो जनेऊ कार्यक्रम होता है उसे ही क्या कहा जाता है? आपको उपनयन समारोह कहा जाता है। किसको? जब किसी बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? अर्थात क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से भी की गई है। और मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है?
ये अथर्ववेद से संबंधित है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो जो वेद गद्य के फॉर्म में लिखे हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अर्थात ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो गद्य के फॉर्म में क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य के रूप में लिखे गए हैं और चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? तो जो आपका ज्ञान पर फोकस करता हो क्या आपका उपनिषद है। क्या वो आपका उपनिषद है। योग आपका जो आपका योग आसन करते हैं इसके बारे में पतंजलि ने सबसे पहले बताया था। और उपनिषद ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है और मूल रूप से क्या है, ये ज्ञान विज्ञान का ही पर आधारित है पूरी तरह से ये। अगर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव? तो जो इंद्र की सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, इंद्र के सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। इंद्र के बारे में 250 बार वर्णन किया गया है। और दूसरे नंबर पर आती है अग्नि। अग्नि का जो वर्णन किया गया है इसमें 200 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? यानी सबसे पुराना जो ग्रंथ है उनमें ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी के बारे में जिक्र किया गया है? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, इन सभी में भी अपराध और अपराधी के बारे में वर्णन किया गया है। तो अर्थात क्या हो जाएगा आपका आलाप एवं हो जाएगा आंसर। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो शतपथ ब्राह्मण आपका और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके पाठ है? ये यजुर्वेद के पाठ हैं। किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इस प्रकार ऐतरेय तथा कौशितकीय ये ऋग्वेद का और पंचविश, तांडव, जैमिनी आदि ये सामवेद तथा गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का वर्णन कहाँ पर किया गया है? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इसके रचना करने वाले कौन है? विश्वामित्र हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण? इसमें आपका सबसे पुरातन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। भारतीय इतिहासक अगर बात किया जाए टोटल पुराण कितने हैं तो टोटल 18 पुराण हैं, जिनमें से केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण राजाओं की वंशावली पर पाई जाती है। और इसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? आपका मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? क्या कह रहा? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, योग वेद, शस्त्र शास्त्र? इसमें आपका क्या है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद ये सभी उपवेद हैं, जबकि आपका योग वेद उपवेद नहीं है। ये क्या है? ये योग वेद आपका उपवेद नहीं है। धनुर्वेद की बात की जाए तो ये यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद की बात की जाए तो ये ऋग्वेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इंद्र किसके देवता थे? ये तो इंद्र को माना जाता था ये वर्षा व चक्रवात तूफान के देवता हैं। और इनका जो वर्णन ऋग्वेद में है, इनका वर्णन 250 बार ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं,
हम लोग अभी PYQ में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मंडे से थ्योरी मिलना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेट में आते हुए हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करने में थोड़ा आसानी होगी और आप अच्छे नंबर भी गेन करेंगे। गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र का उपदेश कहाँ दिए थे? तो धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब यानी सर्वप्रथम पहली बार कहाँ उन्होंने उपदेश दिया था? सर्वप्रथम कहाँ दिए थे? सारनाथ वाराणसी में दिए थे। कहाँ पर? सारनाथ वाराणसी में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और सारनाथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और अपना सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत कहाँ पर किए हैं? श्रावस्ती में ही अपना सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत किए हैं गौतम बुद्ध ने। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फील्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है? तो आपका अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये आपके तीनों पिटक हैं, लेकिन आपका उपाशाखा पिटक नहीं है। उपशाखा पिटक है, ये बौद्ध ग्रंथों से संबंधित नहीं है। ठीक है। त्रिपिटक में कौन कौन सा? आपका सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में बात की जाए तो इसमें बुद्ध के प्रवचन हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक यानी कि फिलॉसफी दी हुई है, और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में उल्लेख किया गया है विनय पिटक में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कितनी फीट ऊंची? 200 फीट। ये निर्णय आपका कुशीनगर में लिया गया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि बुद्ध अपना अंतिम यानी कि बुद्ध का शरीर कहाँ त्यागे थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सब बुद्ध का जो अंतिम परिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो आपका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ? कुशीनगर में, अर्थात कुशीनारा में हुआ था। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म लुम्बिनी अर्थात नेपाल में हुआ था। ग्रह त्याग अभिनिष्क्रमण ये कहाँ पर किए थे? राजगृह से किए थे। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था इनका? बोध गया। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो कौन था वो? महाबोधि मंदिर समूह से हुआ था इनका। तो महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है और इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था, जो कि वर्तमान में यहीं पर क्या हुआ? गौतम बुद्ध का वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो बोध गया अर्थात बिहार में जो है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। तो ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि बोध गया में ही निरंजना नदी किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ में ही सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे, तो इसलिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं पर ही सारनाथ में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो गौतम बुद्ध को माना जाता है, और इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अब हम लोग आते हैं न्यू टॉपिक पे, जैन धर्म पर। जैन धर्म में हमको क्या मत मेनली पढ़ना है, महावीर को पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है पेट के ओनली महावीर के बारे में पूछा है, जीवन एवं शिक्षा है। तो हम लोग केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जितने यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कराए गए हैं। तो अगला क्या है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, कैवल्य का क्या अर्थ होता है, कैवल्य का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। यानी जो जैन धर्म में कैवल्य था, अपने शरीर को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति, वही कैवल्य कहलाता था। तो आपका इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थंकर अर्थात अंतिम तीर्थंकर थे, तो कौन थे, सिर्फ महावीर थे। कौन थे, महावीर थे। आपको अगर जैन धर्म से क्वेश्चन कोई आता है तो सीधा महावीर से ही होगा पेट में, आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि इधर उधर से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। तो पहले जैन तीर्थंकर की बात की जाए तो आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। 24वें महावीर स्वामी थे और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म में 3 रत्नों अर्थात त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो क्या कौन कौन से हैं। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अर्थात सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये 3 आपके जैन धर्म के 3 रत्न हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, मौर्य वंश, किसमें आते हैं हम लोग, मौर्य वंश में। तो सम्राट अशोक यानी मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे, मेगस्थनीज थे। कौन थे, मेगस्थनीज थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन से थे। अर्थात क्या पूछ रहा है, जब अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग में, अर्थात जो करंट का टाइम का उड़ीसा है, वहाँ का राजा और राजधानी कौन थे। तो उस टाइम के जो राजधानी थे, कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहाँ 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, जो उत्तरी केंद्र राजधानी तोसिल थी और दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़ थे। कौन थे, तोसिल और जौगढ़ थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका तोसिल। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। जो अशोक ने सिंह चतुर्मुख वाला स्तंभ शीर्ष बनवाया था, उसमें क्या था और कहाँ पर स्थित है। तो ये सारनाथ है में, कहाँ ये, सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है और इसमें 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं और इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। देवानामप्री नाम किसे दिया गया था। तो देवानामप्री किसे नाम दिया गया था, ये अशोक को दिया गया था। अभिलेखों में देवानामप्री संबोधित किया गया किसे, भाब्रू अवलोक इसमें, भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक कहा गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो अशोक के जो मेनली लेख थे, ब्राह्मी थे, खरोष्ठी थे और अरामाइक लिपि थे। तो जो शहबाजगढ़ी एक गांव में ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है और ये तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है और इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, खरोष्ठी लिपि का। ये शहबाजगढ़ी कहाँ पर है, पाकिस्तान में करंट टाइम पर है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। किसका पूछ रहा है, मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो मौर्य कला का सबसे सर्वोत्तम कौन सा है, स्तंभ है। मौर्य कला का विकास साम्राज्य के युग में अर्थात चौथी से दूसरी सदी ईसा पूर्व था। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, यानी कि
जो अशोक के साम्राज्य में अधीन नहीं तो कौन सा राज्य था? गुर्जर, कामरूप, कर्नाटक, कश्मीर। तो जो अशोक का टाइम पीरियड था, इसके टाइम पे अफगानिस्तान, हिंदुकुश, हिमाचल, ब्रह्मगिरी अर्थात कर्नाटक, काठियावाड़, गुजरात, गुर्जरा, मध्य प्रदेश, कश्मीर, बंगाल खाड़ी आदि शामिल थे, किंतु कामरूप शामिल नहीं था। क्या नहीं शामिल था? कामरूप आपस किस्म शामिल नहीं था अशोक के टाइम पर। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ये कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से, मौर्य काल से। तो किससे संबंधित है ये मौर्य काल से संबंधित है। जो बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और ये बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए हैं? यानी जो आए हुए हैं उनमें से भारत में आने का क्रम कौन कौन से? सबसे पहले यानी सबसे लास्ट देखना है। तो टॉमस रो, फाइयान, ह्वेनसांग। जो फाइयान आया था ये आपका 399 414 ईस्वी में आया था और ह्वेनसांग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के टाइम पर। और आपका टॉमस रो आया कब? ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। टॉमस रो सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 231। सबसे लास्ट में 1 है तो यही आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। तो कौन थे ये? तो धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। तो यही सबका आंसर सही हो जाएगा। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। जो कुषाण वंश के राज दरबार में रहते थे चरक। कौन? चरक द्वारा लिखी गई थी चरक संहिता। ये किसके दरबार में रहते थे? कुषाण के दरबार में रहते थे। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? वराहमिहिर और कालिदास ये किसके दरबार का हिस्सा था? तो ये विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। कौन कौन? कालिदास और वराहमिहिर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करते थे, जिनके निम्न नाम थे। कौन कौन से? कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और वराहमिहिर और वरुचि। ये 9 क्या थे वहाँ पर? विद्वान या उसके दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? जो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को स्टार्ट किया गया था। और इसका टाइम पीरियड क्या है विक्रमादित्य का? तो विक्रम संवत ये 58 ईसा पूर्व है। क्या है? 58 ईसा पूर्व है। 58 कहीं 57 मिलता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 57 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। और 57 ईस्वी अर्थात जो इधर का है तो क्या हो? वो शक संवत है। क्या है? शक संवत है। अब हम लोग आते हैं हर्षवर्धन टाइम पीरियड पर। किस पे? हर्षवर्धन टाइम पीरियड पर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो कौन कौन से 5 इंडीज थे? इसमें आपका पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल, बिहार व उड़ीसा थे। ये 5 इंडीज थे। कौन कौन से? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे। हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश के एक महान राजा थे। इन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 40 साल इन्होंने शासन किया था। जिनके 5 इंडीज का नियंत्रण था। कौन कौन सा था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार व उड़ीसा तक था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और ये एक अच्छे कवि और नाटककार भी थे। वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ पर बौद्ध महासम्मेलन किए थे? तो इन्होंने कहाँ पर किया था? प्रयाग में किए थे, जो कि करंट टाइम में प्रयागराज है। यहीं पर इन्होंने क्या किया था? बौद्ध महासम्मेलन किए थे। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित कराया करते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
महामोक्ष परिषद कहा जाता था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन का शासक अर्थात राजधानी कहाँ थी? तो इनकी सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थे। बाद में इन्होंने अपना राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर कर दिए थे। अब आते हैं हम लोग राजपूत काल पर। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? क्या पूछ रहा है? 12वीं शताब्दी। तो आपका दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है। कौन सा? दिल्ली सल्तनत आपका 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है। तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किसका शासन था? तो ये आपका तोमर वंश का था। किसका था? तोमर वंश का शासक था। ये अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो प्रथम तराइन युद्ध, दूसरा तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़ा गया था और मोहम्मद घोरी के द्वारा, जिसमें कि पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, उसमें मोहम्मद घोरी की पराजय हुई थी, और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। और बाद में मोहम्मद घोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच झगड़ा हुआ और लड़ाई हुई, जिसमें से जयचंद की हार हुई और वो मारा गया। किसमें हुई थी? 1900। तो चंदौर का युद्ध हुआ था कब? 1994 में। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, क्योंकि चंदौर के युद्ध में राजा जयचंद मारा गया था। क्या है इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है? अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? दक्षिण भाग पे कौन से नहीं किए थे? राजपूत ने नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये पाल साम्राज्य कहाँ से संबंधित है? ये पूर्वी से संबंधित है, अर्थात ये मेनली कहाँ पर थे? इनकी राजधानी जो थी मुंगेर थी, और इनका जो संस्थापक माना जाता है गोपाल को माना जाता है, और जो महान शासक है धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इनका जो साम्राज्य था मेनली बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में था। पाल वंश का पहला शासक मानक कौन था? तभी हमने बताया पाल वंश का पहला शासन कौन था? गोपाल था। अब हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत पर। किस पर आते हैं हम लोग? दिल्ली सल्तनत पर। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये आपका गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था। और दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होता है 1506 ईस्वी से स्टार्ट होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पहला गुलाम वंश की स्थापना होती है। ये मोहम्मद घोरी का गुलाम था और दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना था, और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम में लगाना। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसमें सबसे पहले आपका आएगा इल्तुतमिश आएगा, अर्थात चौथा आएगा। इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का शासक था, जो इसका टाइम पीरियड था 1240 से 1236 था। 1236 से 1240 था। उसके बाद आपका गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का जो शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसका टाइम पीरियड क्या था? ये 1296 से 1316 तक। तो क्या हो जाएगा आपका 4 और 3, जिसमें आपको वही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर क्योंकि मुगल पीरियड का, तो अकबर ऑटोमेटिक आपका सबसे लास्ट पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थे? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? ये बलबन ने अपनाए थे, अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाए थे। किस वंश का शासक था? ये गुलाम वंश का शासक था। बलवान ने विद्रोही को कमजोर करने तथा सुल्तान की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए ये नीति अपनाई थे। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता
ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भारत आया हुआ था। कब आया था? इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, MBT के टाइम पर। और यह अफ्रीका अर्थात मोरक्को का निवासी था। इसका जो मूल नाम था शेख पता अबू अब्दुल्ला, इसका मूल नाम था। और जो इसने यात्रा वृत्तांत लिखा था तो इब्न बतूता द्वारा क्या लिखा गया था? ये रहला इसके द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर ने तुगलक वंश के टाइम पीरियड पर नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ये आक्रमण किया था। किसके टाइम पीरियड में? तुगलक वंश के टाइम पर। और जो तैमूर था ये मंगोलों का एक शासक था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखे थे? तो तुगलक वंश की नींव रखने वाला कौन सा शासक था? ये गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, जिसका संबंध कैराना जनजाति से संबंधित है। और यह 1320 में गद्दी पर बैठा था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? किसके टाइम पीरियड पूछ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पूछ रहा है। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड पूछ रहा है। और खिलजी वंश में किसका पूछ रहा है? ये अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक ये दिल्ली का शासक था। अगला क्वेश्चन आता है, खिज्र खान निम्नलिखित में से खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से, शाह वंश से? तो ये सैयद वंश से खिज्र का संबंधित था। किससे संबंधित है? सैयद वंश है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था, जिससे इसने दिल्ली पर अपना शासन बना पाया था। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। और इन्हें तूतिया-ए-हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, जिसमें अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। किसके थे? अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? किसका पूछ रहा? तो लोदी वंश में आ जाते हैं हम लोग। लोदी वंश में सबसे पहले आपका बहलोल लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, उसके बाद आपका सिकंदर लोदी आता है। तो जो सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था क्या था? 1489 से 1517 तब किसका टाइम पीरियड था? ये बहलोल लोदी का पुत्र जो था कौन? सिकंदर लोदी का ये टाइम पीरियड था। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1489 से 1517 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो जो अलाउद्दीन द्वारा बनवाया गया था ये अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है ये। और ये खिलजी वंश का क्या था? एक शासक था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा ने इस निर्माण के में योगदान नहीं दिया? जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दक्षिणी दिल्ली में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट कराया था। और यह पूरी तरह से इस्लामी स्ट्रक्चर में है। और जो इसमें और कौन कौन से हैं बनवाने में हिस्सा लिए थे? तो इसमें इल्तुतमिश के द्वारा फिर काम कराया गया था। बाद में फाइनली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसमें काम कराया गया था, लेकिन इसमें अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं था। तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक है। तो तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। कौन है? बर्नी। बर्नी कौन थे? ये एक इतिहासकार थे जो इसने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया इसमें।
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी, अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी। इसमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के अब्बास खां शेरवानी नहीं है। ये मुगल पीरियड के टाइम पीरियड के थे लेखक। किसके टाइम पीरियड के थे? मुगल के। अब हम लोग आते हैं मुगल साम्राज्य में। किस पर आते हैं हम लोग? मुगल साम्राज्य में। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मुगल साम्राज्य का। तो जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। इसमें देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया, अर्थात सही मेल इसमें नहीं है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सही मेल किसका नहीं। पानीपत की पहले लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो सही स्टेटमेंट है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इसने। पानीपत की दूसरी लड़ाई, टीपू सुल्तान और मराठा। तो क्या है? पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई थी? बाबर तथा हेमू के द्वारा लड़ी गई थी। यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, ये सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 66 नंबर। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है भू राजस्व प्रणाली का श्रेष्ठ श्रेय? तो राजा टोडरमल को दिया जाता है। राजा टोडरमल के द्वारा ही भू राजस्व प्रणाली स्टार्ट की गई थी। क्या की गई थी? भू राजस्व प्रणाली स्टार्ट की गई थी। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? किसका पूछ रहा है? शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद था। और इसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ लिया था? जौनपुर से प्राप्त किए थे। और इसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह की क्या हुई? विजयी हुई थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था ये? तो बाबर, जो पहला युद्ध था पानीपत का, पहला कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 1526 में लड़ा गया था। किसके द्वारा? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य। अगर इसी में आप लोग 30 ऐड कर दें, 30 साल 1526 प्लस 30, तो 1556 में अकबर तथा हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और उसके बाद आपका 1761 में, अर्थात प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद 1761 में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जिसमें मराठाओं की बुरी तरह से हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या कह रहा है? BC 261 कलिंग का युद्ध सही दिया हुआ है। AD 78 शक संवत, ये भी सही दिया है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी सही दिया है। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और इसका मकबरा कहाँ पर बना है? औरंगाबाद में बना हुआ है। निम्नलिखित में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालयों के सीढ़ी से गिरकर हुए थे? तो बाबर का पुत्र अर्थात हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी से गिरकर हुई थे। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बाबर ने किसको? इब्राहिम लोदी को। तो किस युद्ध में पराजित किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पराजित किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? तो जो आगरा का किला है ये किसके द्वारा कराया गया था? ये अकबर के द्वारा कराया गया था। और आगरा में ही ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? किसकी पूछ रहा है? कोतवाल की। तो कोतवाल की क्या भूमिका थी? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। जो कोतवाल होते थे मुगल पीरियड पर,
तो जो उनकी भूमिका क्या होती थी, इस सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था की देखभाल करना था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किसका मकबरा बना हुआ है? यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है, और यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है? किसने लिखा है? बाबर ने। तो क्या हो जाएगा? बाबरनामा। बाबरनामा ही अपनी आत्मकथा लिखा था, तभी उसका नाम क्या पड़ा? बाबरनामा पड़ा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था? किसका पूछ रहा है? जहांगीर का। तो जहांगीर का शासन टाइम पीरियड क्या है इसका? 1605 से 1627 है। पहला पहला कौन है? बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर आपका कौन आता है? बाबर, हुमायूं, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर, फिर आपका कौन सा आता है? शाहजहां, देन उसके बाद औरंगजेब। इस तरह से मेन 6 प्रमुख शासक हुए थे, और इसके बाद भी आपका लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और जहांगीर के टाइम पीरियड को ही चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और शाहजहां के टाइम पीरियड का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? जो अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? रंगून में हुई थी, अर्थात बर्मा में। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन विद्रोह को दबा दिए जाने के कारण बहादुर शाह को कहाँ पर भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो जो पहला कठपुतली मुगल सम्राट बना था तो कौन बना था? बहादुर शाह बना था। सॉरी, बहादुर शाह का जो पुत्र था जहांदार शाह। जहांदार शाह अर्थ ये क्या था? अंग्रेजों का कठपुतली शासक बन के रहा है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ये जो मयूर सिंहासन था इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था मयूर सिंहासन का। और पहले ये आगरा किले में था, जो बाद में उसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था। लेकिन इसको नादिर शाह ने लूट कर ईरान ले गया था। कहाँ ले गया था? ईरान ले गया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान और बैरम खान। तो रहीम खान अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो कवि पूछा है, जो कि 9 रत्नों में सभी हैं ये चारों। अकबर के 9 रत्नों के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल, वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक भी थे। तो अकबरनामा बिल्कुल सही दिया हुआ स्टेटमेंट। राजा मान सिंह, वो अकबर के वित्त मंत्री थे। तो ये राजा मान सिंह, यही आप स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राजा मान सिंह 9 रत्नों में थे, लेकिन ये वित्त मंत्री नहीं थे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अब्दुल रहीम खान खाना, वो एक कवि थे, स्टेटमेंट सही दिया हुआ। मुल्ला दो प्याजा, वो मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो स्टेटमेंट आपका कौन सही हो जाएगा? बी नंबर आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। औरंगजेब का पुत्र था, तो औरंगजेब का पुत्र कौन था? सॉरी, औरंगजेब पुत्र था, किसका था ये पूछा हुआ है। तो औरंगजेब किसका पुत्र था? ये शाहजहां का औरंगजेब पुत्र था। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा था? पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। दूसरा
अकबर तथा हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। और तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के द्वारा लड़ा गया था। इसमें आपका स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इसमें औरंगजेब अपने टाइम पीरियड में शराब को बंद भी कर दिया था और ये पीता भी नहीं था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसने अकबर ने बनाया था और शाह आलम दोनों ने बनाया था अपनी राजधानी को। तो इलाहाबाद की राजधानी बनाने वाला कौन शासक था? अकबर था केवल, शाह आलम नहीं था, सॉरी, केवल अकबर था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? क्योंकि अकबर बचपन में ही क्या राजगद्दी पर बैठ गया था 14 साल की उम्र में ही। तो जो ये किसके संरक्षक में था? ये तो बैरम खान के संरक्षक में था ये। हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो कालानौर में इनको क्या बैठाया गया था? सिंहासन पर बैठाया गया था पहली बार। और 14 वर्ष की उम्र में 1556 में अकबर का राजतिलक करके बादशाह घोषित कर दिया गया था। निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था? अर्थात क्या पूछ रहा? सबसे पहले रुपया जारी कब किया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के टाइम पे पहले रुपया जारी किया गया था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो जहांगीर से कहाँ पर मिला था? तो थॉमस रो ये अजमेर के किले में जहांगीर से मिला था। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भूमि के मापने की व्यवस्था सर्वप्रथम शेरशाह सूरी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिससे क्या कहा जाता था? सिकंदरी गज कहा जाता था। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूनी ने किया था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था? तो अकबर क्या था? अनपढ़ था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था और 1563 में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया था और 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। तो अनपढ़ कौन था? अकबर था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। यह भी पीछे क्वेश्चन मिला था हमको। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततः मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो कौन था वो? जहांगीर ने महाराणा अमर सिंह से क्या किया था? समझौता किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? कौन? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? जो जलालुद्दीन मोहम्मद ये अकबर का नाम था। कौन था? अकबर का जो मूल नाम था वो जलालुद्दीन मोहम्मद था। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर डैश डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। कौन थे वो? अमानत खान सिराजी थे। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है और ये विश्व धरोहरों में एक है। क्या है? और यूनेस्को के साइट में भी लिस्टेड है ये। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। अगर आप लोगों ने अभी तक हेलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हेलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्त तक इसको शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है?
यानी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो जो मीर सैयद अली चित्रकारी किसके थे? ये हुमायूं के टाइम पीरियड के, ये हुमायूं के टाइम पीरियड के थे, अर्थात हुमायूं के दरबार में रहते थे। पंचमहल किस में स्थित है? क्या पंचमहल कहाँ पर स्थित है? पंचमहल आपका कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। किस में बनाया गया है? बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर? लखनऊ में सही दिया है। निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत दिया हुआ है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। आईने ए अकबरी किसने लिखा है? तो आईने ए अकबरी ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसमें अकबर के बारे में लिखा गया है और अबुल फजल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा। तो हुमायूंनामा स्टेटमेंट गलत दिया है, क्योंकि हुमायूंनामा किस द्वारा लिखा गया था? ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो जो संगीतकार थे वो कौन थे? वो मियाँ तानसेन थे। कौन थे ये? मियाँ तानसेन थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये मध्य प्रदेश के निवासी थे तानसेन। तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे हम मराठा साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और आप अपने दोस्तों के इसको शेयर कर दीजिएगा। ये हमारा यूपी SSC पेट के लिए सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा और इससे आप लोग सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। क्लास समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। धन्यवाद।